गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मैट्रिक्स या डिटर्मिनेंट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कर रहे हैं, जिसमें से मैं ये कह सकता हूँ कि 6 मार्क्स का क्वेश्चन डेफिनेटली आता ही आता है। एग्जाम सीबीएसई बोर्ड का हो, आईसीएसई का हो, हरियाणा बोर्ड का हो, किसी भी लेवल का हो, आपके पास ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अब जो क्वेश्चन यानी कि जो हमारे पास आज का टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ ए डिटर्मिनेंट। अब इसमें क्या होता है, कुछ प्रॉपर्टीज के बिहाफ पे विदाउट एक्चुअल सॉल्विंग द डिटर्मिनेंट हमें डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम उसकी प्रॉपर्टीज को देखेंगे। प्रॉपर्टीज बच्चा याद भी कर लेता है, उसकी इंप्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स, वो भी देखना जरूरी है। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर मैंने कहा एक मैट्रिक्स है A और एक मैट्रिक्स है A ट्रांसपोज, एक मैट्रिक्स है A, एक मैट्रिक्स है A ट्रांसपोज, तो डिटर्मिनेंट ऑफ A आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज के इक्वल आएगा। ये मैंडेटरी कंडीशन है। इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो सिमेट्रिक है या नहीं है, वो सिमेट्रिक है या नहीं है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेता हूं मैं, तो ओरिजिनल मैट्रिक्स और ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो क्या रहेगा आपके पास, सेम। ये चीज क्लियर है स्टूडेंट्स? ठीक है। अब जैसे कि मान लो एग्जांपल के लिए मैंने आपको ये कहा, एक मैट्रिक्स मैंने लिया 1 2 3 एंड 4। ये मैंने कहा आपके पास एक ए मैट्रिक्स है। इसी तरह से मैंने क्या कहा, ए ट्रांसपोज लिया, तो ट्रांसपोज में क्या होगा 1 3 2 एंड 4। मैं कहता हूं दोनों का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। अगर मैंने ए का डिटर्मिनेंट निकाला तो 1 इंटू में 4 होगा एंड माइनस में 3 इंटू में 2, दैट इज माइनस का 2 रह गया। अगर मैं ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट निकालता हूं तो क्या होगा, 1 इंटू में 4 माइनस में 2 इंटू में 3, यानी कि ये भी क्या रह गया, माइनस का 2 रह गया। तो आप देख पा रहे हैं दोनों टाइम्स क्या आया, मेरे पास डिटर्मिनेंट सेम आया है दोनों टाइम्स, तो इसका मतलब मेरी प्रॉपर्टी वेरीफाइड है। क्लियर? फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स ये कहती है, इफ एनी 2 rows और कॉलम्स, किन्हीं भी 2 रो को या 2 कॉलम्स को मैं इंटरचेंज करता हूं, तो डिटर्मिनेंट का साइन चेंज हो जाएगा। देन साइन ऑफ द डिटर्मिनेंट विल बी चेंज। तो डिटर्मिनेंट का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। कहने का मतलब क्या हुआ, मान लो मेरे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका मैंने डिटर्मिनेंट ले रखा है। अगर मैं अब इसके अंदर रो को चेंज करता हूं, आपको पता है ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। R1 और R2 को मैंने इंटरचेंज कर दिया, ये सिंबल दिखाता है इंटरचेंज। ये क्या दिखाता है, इंटरचेंज। कहने का मतलब अब R1 की जगह R2 आएगा और R2 की जगह R1 आएगा, तो 4 5 और 6, यहाँ पे क्या आ गया 1 2 एंड 3। बाकी जो भी एलिमेंट्स हैं वो एज इट इज रहेंगे। तो डिटर्मिनेंट के आगे मुझे, अब प्लस का साइन था तो यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा, प्लस का साइन था तो मुझे माइनस लगाना पड़ेगा। अगर मैं 2 बार करता तो माइनस के बाद में दोबारा हो जाता, तो यानी कि वो प्लस हो जाता।
ये चीज क्लियर हो गई स्टूडेंट्स? ठीक है, क्वेश्चन करेंगे तो बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, अब आती है नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास। अगर if any two rows or column of a given matrix are identical, यानी कि वो दोनों सेम है, तो जो डिटर्मिनेंट है वो क्या होगा? जीरो। डायरेक्टली आप उसको जीरो लिख सकते हैं, आपको उसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि मैंने कहा यहाँ पे 1 1 और ये 1 1 1 1 था, मैंने कहा यहाँ पे 2 3 और 4, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। अब मुझे पता चल गया कि दो रो सेम है, तो मैं डायरेक्टली इसका आंसर करूंगा जीरो। अब प्रूव भी करते हैं। आपको पता है ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस, प्रॉपर्टी की तरह यूज करना है आपको, हमेशा प्रूव नहीं करके दिखाना है, ये भी ध्यान रखिएगा। जैसे कि ये मेरे पास 1 था प्लस का, आपको पता हम क्या करते हैं, इसको और उसको हाइड करेंगे, तो 1 इंटू 4 माइनस में 3 इंटू में 1, यही होगा। माइनस का 1 है तो इसको और उसको हाइड कर दूंगा, 1 इंटू 4 4, माइनस में 2 इंटू 1 2, प्लस का साइन है तो 1 के साथ इन दोनों को ऐड करूंगा, 3 इंटू 1 3, माइनस में 2। यहां तक क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? अब देखते हैं, 4 में से 3 गया 1, ठीक है, 4 में से 2 गया 2 और ये माइनस का 2, 3 में से 2 गया 1, 1 और 1 प्लस का 2 माइनस 2, तो आंसर क्या आ गया? 0। इस 0 को मैं डायरेक्टली भी लिख सकता था, क्योंकि दो रो मेरी सेम है, मैं डिटरमिनेंट सीधा क्या लिख सकता हूं? 0। आप ये लिखेंगे बाय द प्रॉपर्टी if two columns or two rows of a given matrix are same or identical, determinant will be 0. Clear students? चलिए अब आगे देखते हैं। अब वो ये कहता है if any row or column of matrix is multiplied by any scalar फॉर एग्जाम्पल वो स्केलर है मेरे पास k, स्केलर का मतलब होता है ना कांस्टेंट, then determinant will also be multiplied by that scalar, then determinant will also be multiplied by that scalar। कहने का मतलब अब ये k मेरे पास मैट्रिक्स है, मैंने कहा यहाँ a b और c e f g h i j कोई भी एलिमेंट रखे थे, मैंने इसके किसी भी रो के साथ या कॉलम के साथ एक k नाम के कांस्टेंट फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन कर दिया, k नाम के कांस्टेंट फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन कर दिया, तो इसका डिटरमिनेंट किसके इक्वल होगा? देखिएगा k इंटू में जो मैट्रिक्स का एक्चुअल डिटरमिनेंट था, ये चीज क्लियर हो गई स्टूडेंट्स? हमें आ गया ये अच्छे से कि कैसे इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट मेरा उस कांस्टेंट फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, अब यहीं पर मेरे पास एक और रूल बताता हूं, इसी का एक स्पेशल केस, वो मैंने कल वाली क्लास में भी बताया था। वैसे तो मान लो एक मेरे पास स्केलर मैट्रिक्स है 1 2 3 एंड 4, मैंने एक कांस्टेंट फैक्टर केस को पूरी की पूरी मैट्रिक्स के साथ, वहां रो या कॉलम के साथ करा था, यहां पूरी की पूरी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन किया है, तो रिजल्ट क्या आएगा? के
ऊपर क्या आएगा, क्योंकि 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है तो यहाँ स्क्वायर आ जाएगा, और डिटर्मिनेंट में जो आपके पास एक्चुअल मैट्रिक्स थी यानी कि 1 2 3 और 4। ये बात समझ रहे हो? अगर n होता तो मैं यहाँ पे n लिख देता। तो कहने का मतलब k इंटू में a कंप्लीट का डिटर्मिनेंट k टू द पावर n और इंटू में डिटर्मिनेंट ऑफ a हो जाएगा। यहां पे n क्या है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। और ऑब्वियस सी बात है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। क्लियर स्टूडेंट्स? ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी थी, ठीक है। चलिए अच्छा, अब हमने ये कुछ प्रॉपर्टीज को देखा, ठीक है। मेन प्रॉपर्टीज आपके पास यही है। अब दूसरी चीज हम करते हैं, बेसिकली जो यूज होने वाली प्रॉपर्टीज होती है वो आपके पास यही कहती है। अब आपके पास जो नेक्स्ट थिंग ये है स्टूडेंट्स कि मैं ये कहूँ कि कौन से ऑपरेशंस में यूज कर सकता हूं, तो हमें हेडिंग बनानी चाहिए ऑपरेशंस कौन से मैं यहां पे लगा सकता हूं, ठीक है। एक तो ये वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट एनी 2 रोज और कॉलम्स। किन्हीं भी 2 रोज को या 2 कॉलम्स को आपस में सब्ट्रैक्ट या ऐड कर सकता हूं, यानी कि रो को रो में ऐड करूंगा, रो को रो में सब्ट्रैक्ट करूंगा, कॉलम को कॉलम में ऐड करूंगा, कॉलम को कॉलम में ही से सब्ट्रैक्ट करूंगा। वी कैन मल्टीप्लाई और डिवाइड एनी कॉलम or row by a scalar quantity। स्केलर मतलब किसी भी कांस्टेंट वैल्यू से, किसी भी रो या कॉलम को मैं मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकता हूं, लेकिन किसी भी रो या कॉलम में किसी कांस्टेंट वैल्यू को ऐड या माइनस नहीं कर सकता। कांस्टेंट वैल्यू को मैं ऐड या माइनस नहीं कर सकता। रो को ऐड या माइनस कर सकता हूं, रो को मैं मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड आपस में नहीं कर सकता, ध्यान रखना। इंटरचेंज कर सकते हैं मैं रो और कॉलम को, इंटरचेंज रो एंड कॉलम्स, रो और कॉलम्स आपस में 2 रोज को या 2 कॉलम्स को मैं इंटरचेंज भी कर सकता हूं, ठीक है। ये कुछ रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए कभी भी डिटर्मिनेंट को स्टार्ट करने से पहले। ये रूल सबसे ज्यादा क्लियर कब होंगे? जब हम इसके ऊपर क्वेश्चंस करते हैं। इंप्लीमेंटेशन आना बहुत जरूरी है और इनको ध्यान रखिएगा बिल्कुल। जैसे कि एक क्वेश्चन मेरे पास है, एक मैट्रिक्स है A 3 क्रॉस 3 की, तो 5 इंटू में A, ठीक है, और डिटर्मिनेंट क्या है इसका 4। आपको 5 इंटू ए का डिटर्मिनेंट निकालना है। तो मुझे पता चल गया प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली 5a, अभी पता चला के कंप्लीट के साथ हो रहा है, कितने ऑर्डर की थी? तो 3 की, तो वो हो जाएगा 5 की पावर 3 इंटू में डिटर्मिनेंट ऑफ a। 5 का क्यूब कितना है? 125, और a की वैल्यू कितनी थी? 4। तो आंसर कितना आ गया यहाँ पे? 500। ये स्टूडेंट्स क्लियर हुआ हम कैसे कर सकते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को। फिर एक क्वेश्चन देखते हैं, एक मैट्रिक्स है A ऑफ ऑर्डर 3 यानी कि 3 क्रॉस 3 की, सच दैट 2 टाइम्स ऑफ A इज इक्वल्स टू K टाइम्स ऑफ मैट्रिक्स A, डिटर्मिनेंट ऑफ A। फाइंड द वैल्यू ऑफ K, आपको ये निकालना है। अब एक बात देखिए स्टूडेंट्स, मैं इसको सॉल्व करता हूं।
ये 2 बाहर आएगा, ऑर्डर क्या था 3, तो यहाँ पे 3 लगाऊंगा। तो 2 का क्यूब मुझे पता चल गया 8 है। तो अगर मैं अब कंपेयर करता हूं, ऑन कंपेयरिंग आई विल गेट k इज इक्वल्स टू 8, क्योंकि दोनों तो सेम थे। क्लियर स्टूडेंट्स? ये अच्छे से क्लियर हो गया आपको? चलिए, ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टी के ऊपर क्वेश्चंस हमने करे अभी तक। फिर अब एक क्वेश्चन कहता है 3, 1 and 6, 5, 2, 10, 7, 4 and 14। डिटर्मिनेंट निकालना है विदाउट एक्चुअल कैलकुलेशन। तो अब एक बात सुनिए स्टूडेंट्स, ये 3, ये 5, ये 7, ये 1, ये 2 और ये 4। 6 को क्या मैं 2 इंटू में 3 लिख सकता हूं? 5 को क्या मैं 2 इंटू में 5 लिख सकता हूं? क्या 14 को मैं 2 इंटू में 7 लिख सकता हूं? ठीक है, ये क्या है 2, 2 और 2 कॉमन आ गया इस पूरे कॉलम में से। आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, किसी भी रो या कॉलम से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मैंने क्या कहा था, वो k इंटू में a के बराबर होता है। तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, 2 इंटू में, क्योंकि 2 मेरा बाहर आ गया, कॉमन ले लिया, मैं ये भी कह सकता हूं 3, 5, 7, 1, 2 और ये 4, और यहां क्या बच गया 3, 5 और 7। क्लियर स्टूडेंट्स? अब आप देख पा रहे हैं ये दोनों रोज में, ये दोनों कॉलम मेरे पास सेम है। मैं कह सकता हूं बिकॉज C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल, देयरफॉर डिटर्मिनेंट इज 0। तो डिटर्मिनेंट क्या हो गया 0। तो इसका मतलब ये क्या है 2 इंटू में 0, तो आंसर कितना आएगा 0। ये चीज क्लियर हो गई स्टूडेंट्स? बस अब हमें यही ऑब्जर्व करना है कि मैं कहां से क्या कॉमन ले सकता हूं, क्या ऑपरेशन मेरे को यूज करना है। तो कॉमन लेना तो बहुत आसान था, मुझे पता है इनमें से कुछ कॉमन नहीं आ सकता, सिर्फ इसी में से कॉमन आ सकता है मेरे पास। तो मैंने पहला काम कॉमन लेने का ही करा। ठीक है, अब आप ये नहीं कह सकते कि एक ही क्वेश्चन में एक जैसा रूल होगा, मतलब हर क्वेश्चन में एक जैसा रूल होगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हमें सिचुएशन को देखना होगा, इसलिए थोड़ा सा मुश्किल लगता है बच्चों को ये। जैसा अब एक क्वेश्चन है, अच्छा एक क्वेश्चन आपके पास कहता है a माइनस बी, b माइनस सी, और ये क्या है c माइनस ए। फिर यहां पे कहता है b माइनस सी, c माइनस ए और a माइनस बी। यहां पे कहता है c माइनस ए माइनस बी, और ये कहता है b माइनस सी। विदाउट एक्चुअल कैलकुलेशन आपको डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। अब आगे जाने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि प्रॉपर्टी है ये भी, इफ एनी रो और कॉलम is completely zero, therefore determinant is 0। ध्यान रखना, अगर कोई भी रो या कोई भी कॉलम मेरा पूरे का पूरा 0 होता है तो डिटर्मिनेंट सीधा मैं डायरेक्टली इसको 0 लिख सकता हूं। अब मैंने यहां पर क्या करा, C1 के अंदर C1 प्लस C2 प्लस C3 तीनों को ऐड कर दिया। ये क्या मतलब होता है, इसका पढ़ने का तरीका देखना। C1 के ऊपर लगा रहा हूं, C1 में मैंने दोनों कॉलम्स को ऐड कर दिया, C2 को भी ऐड कर दिया, C3 को भी ऐड कर दिया। लिखने का तरीका समझ आ गया? अब ये देखते हैं, यानी कि A माइनस बी में ये वाला B प्लस में B माइनस सी प्लस में C माइनस सी, और ये जो बाकी की जो कॉलम्स थे वो एज इट इज रहेंगे ही रहेंगे। ऐसे ही B माइनस सी, तो
प्लस में सी माइनस ए प्लस में ए माइनस बी। यहां कौन रह गया, सी माइनस ए, और यहां रह गया ए माइनस बी। सी माइनस ए प्लस में ए माइनस बी प्लस में बी माइनस सी। यहां कौन रह गया, ए माइनस बी, और यहां कौन रह गया, बी माइनस सी। वो तो सेम थे, इनको ऐड करा मैंने। अब देखते हैं, ए से माइनस ए, सी से माइनस सी, बी से माइनस बी, प्लस बी से माइनस बी, प्लस ए से माइनस सी। ये कैंसिल हो गया सब, ठीक है। अब एक बात देखो, अब ये क्या बन गया मेरे पास, सब कुछ कैंसिल, तो 0 0 0। यहां क्या बच गया, b माइनस सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी और b माइनस सी। पूरे का पूरा कॉलम 0 आ रहा है, तो ये प्रॉपर्टी कर रही है अप्लाई, तो मेरे पास आंसर क्या हो जाएगा, 0। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स ये हमारे पास, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत आसान है, बस आपको ये लगेगा सक्सेस की गारंटीड हमारे पास इस क्वेश्चन में, तो सक्सेस आनी आनी है। थोड़ा सा एक बार एफर्ट डालने की जरूरत है, प्रैक्टिस करने की जरूरत है थोड़ी सी, और वो हम करेंगे, ठीक है। चलो अब एक क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, पहले हम क्वेश्चन है कोसेकेंट स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा 1 कॉट स्क्वायर थीटा कोसेकेंट स्क्वायर थीटा -1 42 40 और here it is 2, ठीक है। आपको ये दे रखा है, ठीक है। कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा जीरो, मेरी एक चीज को ध्यान रखना, प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चंस में मेरा मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि मैं ज्यादा से ज्यादा रोज को या तो सेम बना दूं या कॉलम्स को सेम बना दूं, या फिर ज्यादा से ज्यादा एलिमेंट्स की वैल्यू को 0 कर दूं। मेरा मेन ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए, ठीक है। अब मैंने क्या किया, C1 में से C2 और C3 तीनों को माइनस कर दिया, C1 में से C2 और C3 को माइनस कर दिया। अब देखिए अपने आप आ जाएगा, टेंशन वाली बात नहीं है, एक बार फॉर्मूला थोड़ी से पता होने चाहिए। ये कॉट स्क्वायर थीटा है, माइनस होगा, ठीक है। ये 1 मेरा इधर आके माइनस हो गया। प्लीज स्टूडेंट्स, अब ये कॉट स्क्वायर थीटा और ये 1 तो एज इट इज रहेगा। कॉट स्क्वायर थीटा माइनस में कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, और ये माइनस माइनस +1 हो गया। यहाँ पे कोसेकेंट स्क्वायर थीटा ऐसे ही रहेगा, और ये माइनस का 1, 42 माइनस 40 और ये माइनस का 2, यहाँ 40 हो गया और यहाँ 2 हो गया। ये बात तो सबको समझ आ गई है इसको, ठीक है। अब देखते हैं, अब एक मैं पहले वो लिख देता हूं जो मेरे पास आना ही आना है, ताकि कम से कम इतना तो लगे कि हमारे पास बहुत सारा काम तो हो चुका है, चाहे हुआ कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब एक बात देखो, 40 माइनस 40 माइनस 42, 42 में से 42 गया तो 0, एक तो चीज 0 आ गई मेरे पास, ये बात समझ गए। अब एक चीज देखना स्टूडेंट्स, आप सबको ये पता होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा मेरे पास कोसेकेंट स्क्वायर थीटा होता है। आप सब लोग ये पढ़ चुके हो 10th क्लास में। तो अगर मैं ये कॉट स्क्वायर थीटा उधर माइनस में ले जाऊं तो कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। तो अब एक बात देखो, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू मेरे पास 1 आ गई, और वहां पे -1 था। ये बात क्लियर है सबको, ठीक है। अब आगे
अब यहां पर क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। मैंने यहां से माइनस को कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा माइनस में कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। ये माइनस उठ के यहां चला जाएगा, कह सकता हूं। तो कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो गई, -1। यहां +1 था, 1 में से 1 गया 0, -1 + 1 0, और ये 0 था ही। अगर एक कॉलम पूरे का पूरा 0 आ गया तो मेरे पास डिटरमिनेंट क्या होगा स्टूडेंट्स, 0। तो मेरे पास डिटरमिनेंट क्या होगा, 0। देयरफॉर आंसर इज 0। क्लियर स्टूडेंट्स, चलो क्वेश्चन है 1, 1, 1 A, B and C, B plus C, A plus C और यहां पे पाएगा B plus A। आपको इसे 0 के इक्वल प्रूव करना है, प्रूव करना है मुझे 0 के इक्वल। ठीक है, अब ये देखिएगा कैसे प्रूव कर सकते हैं हम इस क्वेश्चन को। मेरे को ये पता चल रहा है कि कुछ नहीं कर सकता मैं। 0 लाने के लिए तो 2 ही काम होते हैं कि दोनों रो को सेम बना दूं या एक रो को 0 कर दूं। यहाँ रो 0 नहीं हो सकती, कॉलम 0 नहीं हो पा रहा, तो सेम बनाना पड़ेगा। तो सेम बनाने के लिए मैंने क्या ऑपरेशन लगाया वो देखते हैं। मैंने ये कहा आपको R1 के अंदर, या फिर मैंने ये कहा सिंपली C3 के अंदर C2 को ऐड कर दिया। C3 में C2 को क्या कर दिया, ऐड। 1, 1 ऑपरेशन हर एक बच्चे के अलग अलग भी हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ क्या बनेगा, A + B + C। यहाँ क्या बनेगा, A + B + C, A + B + C। अब तीनों के तीनों पूरे कॉलम में A + B + C, A + B + C आ रहा है, तो मैं A + B + C को कॉमन ले सकता हूं। यहाँ क्या रह गया, 1, 1, 1 A, B और C। जब कॉमन ही ले लिया तो क्या बच गया, 1। अब 2 कॉलम सेम हो गए। जब मेरे पास ये दोनों कॉलम सेम आ गए तो इनका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, 0। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ गया, 0। क्लियर स्टूडेंट्स। तो हम इसी तरह से क्वेश्चंस करेंगे, बहुत आसान क्वेश्चंस हैं। मुझे लगता है कुछ क्वेश्चंस हमें क्लियर हुए हैं आज अच्छे से। थैंक यू।